गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खरे हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़ और फर्स्ट डेफिनेशन जो हमें समझनी है वो है नेशनल पार्टी की और स्टेट पार्टी की। तो हम स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्टी से कि हम नेशनल पार्टी कब कहते हैं। एक पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिक्स से होने वाले डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर रही है, वो सब पार्टीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ है। लेकिन हमने नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी उसे कब नाम दिया? हम नेशनल पार्टी तब कहते हैं अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस। अब ये जो डेफिनेशन है इसमें 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि लोकसभा इलेक्शन हो या फिर असेंबली इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, इसमें उस पार्टी के पास कम से कम 6% का वोट होना चाहिए टोटल, राइट। सेकेंड थिंग, एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, और दूसरी चीज़ उसके पास लोकसभा की 4 सीट्स होनी चाहिए। 4 सीट्स आप कह सकते हैं उसके पास होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट होती है, ऑब्वियसली एक कंडीशन मीट होगी तो दूसरी कंडीशन अपने आप मीट हो जाएगी, तभी हम कह सकते हैं कि वो पार्टी एक नेशनल पार्टी है। फिर से समझें, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स, यानी हम एक पार्टी को नेशनल पार्टी तब कहते हैं जब वो पार्टी अपने 6% टोटल वोट उसको मिले हो, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन में मिले हो या असेंबली इलेक्शन में मिले हो, इन 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स में, एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, और लोकसभा में भी उसके पास कम से कम 4 सीट्स हो, तब हम उस पार्टी को रिकग्निशन देते हैं एक नेशनल पार्टी की। क्लियर? नेक्स्ट आता है स्टेट पार्टी कब कहते हैं। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। अब क्योंकि हम स्टेट पार्टी की रिकग्निशन देने जा रहे हैं तो हम बात भी करेंगे स्टेट असेंबली की। हम कहते हैं एक पार्टी जिसको 6% वोट मिला हो, टोटल वोट मिला हो लेजिस्लेटिव असेंबली में, एक स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन होता है, अगर उसको 6% वोट मिला है और उसको 2 सीट्स मिल गई है, तब हम कहते हैं कि यस, अब ये एक स्टेट पार्टी है। ठीक है, रिकग्निशन क्लियर है। इनमें से 1 पॉइंट के कभी कभी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, सो ध्यान से करना है आपको। फिर आता है टैबुलेट 4 नेशनल पार्टीज़ एंड 4 रीजनल पार्टीज़ ऑफ इंडिया। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पार्टीज़ हैं इंडिया में जिनको हमने नेशनल पार्टीज़ या फिर आप कह सकते हैं रीजनल पार्टीज़ का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ कुछ नाम है: इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। तो ये जो पार्टीज़ हैं ये इंडिया की नेशनल पार्टीज़ है, यानी कि इनके पास वो दोनों कंडीशंस फुलफिल थी। कौन सी दोनों कंडीशन? मिनिमम इनके पास 4 स्टेट्स से इन्होंने सीट्स विन की होंगी एंड मिनिमम इनके पास 6% का वोट रहा होगा। क्लियर? फिर आते हैं रीजनल पार्टीज़ क्या होती है। रीजनल पार्टीज़ देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि जो छोटे एरिया को बिलोंग करती है, पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करती है। तो अकाली दल पंजाब में है, डीएमके तमिलनाडु में है, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल है बिहार में, शिवसेना महाराष्ट्र में है। तो ये सारी पार्टीज़ कहलाती है रीजनल पार्टीज़। कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज़, यस, अब हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि एक पार्टी के ना कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं। कॉम्पोनेंट्स मतलब एक पार्टी में कौन होता है? लीडर होता है, राइट, और कौन होंगे? उसके कुछ मेंबर्स होंगे जो कि एक्टिवली उसके सारे वर्क्स में पार्टिसिपेट करते होंगे। पार्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है या फिर एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कोई भी काम है, वो सारे के सारे वो एक्टिव मेंबर्स करते हैं। और कुछ फॉलोअर्स होते हैं, जैसे कि एक पार्टी को जो फॉलो करते हैं लोग, उनके विचारों को, उनके व्यूज़ को, पॉइंट ऑफ व्यूज़ को बाकी लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी पार्टी के कंपोनेंट का। तो ये सब चीज़ें मिलकर हम कहते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स क्रिएट होते हैं। फिर से समझे, नंबर 1 लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। एक पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर होगा। नंबर 2 उसके एक्टिव मेंबर्स होंगे जो वर्क करेंगे, जैसे कि उस पार्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लिया जाना है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन रखेंगे। नंबर 3 फॉलोअर्स, यानी कि उस पार्टी को जो फॉलो करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को जो फॉलो करते हैं। क्लियर?
यस, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं पार्टीजनशिप क्या होती है। अभी तक हमें ये तो क्लियर था कि फॉलोअर्स है, लीडर्स है, एक्टिव मेंबर्स है। ये पार्टीजनशिप क्या होती है? एक पार्टी जो होती है, पॉलिटिकल पार्टी, वो हम कहते हैं एक सोसाइटी से बहुत ज़्यादा लिंक्ड होती है, एक सोसाइटी से बहुत ज़्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ऐसे में लोगों की ना जो पार्टी की आइडियोलॉजी होती है उसके साथ एक बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है। लोग उस पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इसको हम सिर्फ फॉलोअरशिप नहीं कह सकते। हम ये नहीं कहते कि हाँ ये कंट्री ये जो पर्सन है या ये लोग जो है ये लोग इस पार्टी को फॉलो करते हैं, तो ये बहुत ही एक छोटी टर्म हो जाएगी। लेकिन अब हमने ऐसे लोगों को पार्टीजनशिप कहा। हम कहते हैं पार्टीजनशिप, अ पार्टीजन इज़ अ पर्सन हु इज़ स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी। यानी पार्टीजन एक ऐसा पर्सन है जो एक पार्टी के लिए बहुत स्ट्रांगली कमिटेड है। ग्रुप और फैक्शन, या फिर ऐसा कोई ग्रुप हो सकता है, कोई फैक्शन हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ मैनी ग्रुप्स हो सकते हैं। तो ऐसे लोग सिर्फ फॉलोअर्स ही नहीं होते, हम कहते हैं दे आर पार्टीजनशिप, दे आर इन पार्टीजनशिप। क्लियर है? फिर आता है रोल ऑफ एन ऑपोजिशन पार्टी। ये ऑपोजिशन पार्टी का रोल क्या होता है? पहले हम ये समझते हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज़ होती क्या है। ऑपोजिशन में पार्टीज़ कौन सी बैठती है, किस पार्टी को हम ऑपोजिट पार्टी कहते हैं। ओके, जो रूलिंग पार्टी होती है वो तो हमें समझ आता है, जो जिसने इलेक्शन में विन किया है ना, बहुमत से जो जीत गई है वो रूलिंग पार्टी है। तो ये ऑपोजिशन पार्टी कौन होती है? ऑपोजिशन पार्टी होती है उसके ऑपोजिट जिसने इलेक्शन विन नहीं किया, उस पार्टी के जितने भी मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स का एक लीडर भी होगा ऑब्वियसली, है ना। तो वो एज अ होल जिसको उसके उस पार्टी विनिंग पार्टी या रूलिंग पार्टी के अलावा बहुमत मिला था, उस पार्टी के अलावा जिसको मैक्सिमम वोट मिले थे। मान लीजिए एक आपके क्लासरूम में आपकी क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स का इलेक्शन होता है जिसके लिए हमारे पास 3 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और उन तीनों को आप वोट देते हैं। ठीक है, एक बच्चे को मिलते हैं 30% वोट, एक को मिलते हैं 5 वोट और एक को मिलते हैं 10 वोट्स। तो हम कहेंगे जिसको 30% वोट मिले वो तो आपका जो भी इलेक्टेड मेंबर हो गया, रूलिंग पार्टी हो जाएगा। तो अब इसमें ना जो जिसको मैक्सिमम वोट मिले हैं, सेकंड हाईएस्ट वोट मिले हैं, यानी कि जिसको 10 मिले हैं, 12 मिले हैं, वो कहलाएगी ऑपोजिशन पार्टी। थोड़ा समझ आया? अब इसकी डेफिनेशंस भी आएगी तो हम और ज़्यादा क्लियर कर लेंगे। ऑपोजिशन पार्टीज मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट। इसका काम क्या है? इसका काम होता है गवर्नमेंट को ना मोबिलाइज़ कराना। मोबिलाइज़ कराना मतलब धक्का लगाना। मान लीजिए गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है या फिर गवर्नमेंट काम कर रही है लेकिन उतना ज़्यादा ना एनर्जी से वो चीज़ें निकल के बाहर नहीं आ रही है, उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो ऑपोजिशन पार्टी उनको पोक करती रहेगी कि ये काम नहीं हुआ, आपने ये वायदे किए थे, ये सारे वायदे पूरे नहीं हुए। तो इस तरह से जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वो गवर्नमेंट को मोबिलाइज़ करती है। मोबिलाइज़ मतलब आगे बढ़ाती है, right? It puts forward its own views in the parliament and criticizes the government for its failures. अब यहाँ पर ये और भी कुछ काम करती है। It puts forward its own views. जो opposition पार्टी है वो अपने व्यूज़ भी पुट फॉरवर्ड करती है, अपने व्यूज़, उसको क्या लगता है उस पार्टी के लीडर्स को, उस पार्टी के लोगों का या उस पार्टी के फॉलोअर्स का क्या मत है, वो उसको भी आगे बढ़ाते हैं, बताते हैं। इसके साथ साथ वो गवर्नमेंट को ना क्रिटिसाइज़ भी करती है, लाइक गवर्नमेंट ने कहाँ पर मिस्टेक्स की, किस पॉलिसी में कौन सा काम सही से नहीं हुआ होगा, ये सारी चीज़ों पर ना नज़र रखती है। तो अपोजिशन पार्टी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अपोजिशन पार्टी नहीं होती तो आप ये कह सकते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है ना, फिर तो उसको चेक रखने वाला, उस पर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि जनता या पॉपुलेशन या जो भी हम कहते हैं कि बाकी के जो लोग हैं वो तो अपने अपने वर्क में, अपने अपने काम में लगे हैं। गवर्नमेंट की हर चीज़ को, हर गतिविधि पर नज़र रखने वाला जो है वो है ऑपोजिशन पार्टी। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो हम थोड़ा यहाँ समझने जा रहे हैं अलग अलग पार्टीज़ के अलग अलग सोर्सेज, यानी हम समझेंगे कि किस पार्टी की क्या विचारधारा है। ठीक है, यस। तो यहाँ पर आता है ऑप्शन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी के
इंस्पिरेशन का सोर्स क्या है? द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी इज़ द एंशियंट इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज़। तो भारतीय जनता पार्टी का मेन जो मोटिव है, जो चीज़ इनकी आइडियोलॉजी में है, वो है इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य या फॉलोअर्स होंगे वो सभी इंडियन कल्चर्स और वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ देते होंगे। कल्चरल नेशनलिज्म, हमारे नेशन का जो कल्चर है वो हिंदुत्व है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट की फॉर्म में कंट्री के सामने रखा है। इट्स कॉन्सेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। तो ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मेन जो कॉन्सेप्शन है वो है वो है हिंदुत्व, यानी कि आप कह सकते हैं कल्चरल नेशनलिज्म। तो नेक्स्ट भी समझ लेते हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या यहाँ पर मेंशन है। द बहुजन समाज पार्टी ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग ऑफ साहू महाराज। तो यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी है ये किसकी आइडियोलॉजी पर काम कर रही है? ये है साहू महाराज जी की जो टीचिंग्स है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनके आइडियाज़ हैं, उसी की आप कह सकते हैं आइडियोलॉजी पर ये लोग काम करते हैं, इंस्पायर होते हैं उसी से। महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। इट स्टैंड्स फॉर द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स एंड अदर ऑप्रेस्ड पीपल। और साथ ही साथ इनकी आइडियोलॉजी है कि जो गरीब या फिर दलित या फिर ऐसे लोग हैं जो शोषित वर्ग के हैं, उन वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए और उनके हितों के लिए, यानी उनके इंटरेस्ट के लिए स्टैंड लेना, उनके लिए आगे बढ़कर काम करना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ बहुजन समाज पार्टी। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हमें दो आइडियोलॉजी क्लियर है। हमने पढ़ा कि बीजेपी का मेन जो अंडरस्टैंडिंग है आइडियोलॉजी के लिए, आइडियोलॉजी है जो उनकी, वो है हिंदुत्व, जिसको आप कह रहे हैं कल्चरल नेशनलिज्म, राइट। सेकंड हमने पढ़ा बहुजन समाज पार्टी के लिए कौन है, इनकी इंस्पिरेशन है साहू महाराज की टीचिंग्स। अच्छा, थर्ड पार्टी आती है आइडियोलॉजी ऑफ नेशनल कांग्रेस। Under the leadership of Jawaharlal Nehru, the Indian National Congress sought to build a modern, secular, democratic republic in India. इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए यहाँ पर गिवन है कि लीडरशिप, जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिया को बनाया था एक मॉडर्न कंट्री। उस मॉडर्न कंट्री के अंदर था सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म अब हम जानते हैं अच्छे से, यानी कि कंट्री का कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है इंडिया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया, यहाँ पर डेमोक्रेसी दी गई, यहाँ पर रिपब्लिक, ये कंट्री हमारी रिपब्लिक कंट्री है। तो ये सारी जो हम आइडियोलॉजी पढ़ते हैं, ये आइडियोलॉजी इंडियन नेशनल कांग्रेस की देन है। द पार्टी प्रोपगेट्स सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस। अब इस पार्टी का मेन मोटिव किन लोगों का ध्यान रखना है, किन लोगों का वेलफेयर करना है, वो है वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटी ऑफ द सोसाइटीज़। तो जो स्ट्रॉन्गर सेक्शन है वो तो ध्यान उनका तो उनका ध्यान रखा जाता है ऑब्वियसली, और दे आर वेल एस्टेब्लिश, तो उनको उतना ज़्यादा नीड नहीं है जितना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है वीकर सेक्शंस को, या फिर जो माइनर ग्रुप के लोग होते हैं। माइनर ग्रुप यानी बहुसंख्यक लोग, यानी वो लोग जो अपने एरिया में कम संख्या में है। तो माइनॉरिटीज़ को आप कह सकते हैं वेलफेयर करना और वीकर सेक्शंस का वेलफेयर करना इंडियन नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। नेक्स्ट है इट सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस। अब ये लोग हमेशा नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को प्रेफर करते हैं। यस, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, कितने टाइप के पार्टी सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं एक डेमोक्रेसी में। तो एक डेमोक्रेसी में 3 टाइप के पार्टी सिस्टम होते हैं, या तो होगा 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम का मीनिंग क्लियर है, एक ही पार्टी है, रूलिंग पार्टी है और उसकी ऑपोजिशन में कोई दूसरी पार्टी नहीं है। ऐसा होता है चाइना में। इन सम कंट्रीज ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। कंट्रोल करना और गवर्नमेंट को रन करना, दोनों काम एक ही पार्टी कर रही है। ऐसा कहाँ हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल। यहाँ पर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है जिसको रूल करना अलाउड है, इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। 2 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम यानी कि
ऐसा कंट्री, ऐसा सिस्टम जिसमें मेजरली टू पार्टीज़ ही है। मेजरली टू पार्टीज़ का मतलब क्या दूसरी पार्टीज़ भी एग्जिस्ट करती है? यस। ये जो टू पार्टी सिस्टम होता है ना, इसमें दूसरी पार्टीज़ हो सकती है लेकिन उनके ना विनिंग के कोई चांस नहीं होते, या बहुत कम ऐसा होता है कि उनको सीट्स मिले, जैसा कि होता है यूएसए एंड यूके में। इन दिस सिस्टम सेवरल पार्टीज मे एग्जिस्ट, कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस एंड विन अ फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर। सो नेशनल लेजिस्लेचर्स में जो दूसरी पार्टीज है, सेवरल पार्टीज हो सकती है। कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस, वो इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट लेती है, पार्टिसिपेट करती है, एंड विन अ फ्यू सीट्स, लेकिन वो बहुत कम सीट्स विन करती है। बट ओनली टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है ना, जो दो मेन पार्टीज होती है उन्हीं के ज़्यादा चांस होते हैं विन करने के। ऐसे एग्जाम्पल्स के लिए यूएसए एंड यूके। अब मल्टी पार्टी सिस्टम क्या चीज़ होती है? मल्टी पार्टी सिस्टम, इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन कोएलिशन। मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर बहुत सारी पार्टीज हो सकती है। अगर एक पार्टी को बहुमत में वोट नहीं मिला, मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो जो छोटे छोटे वोट किसी को अगर मिले हैं तो वो आपस में जुड़ जाती है, गठबंधन कर लेती है, इसे हम कहते हैं कोएलिशन। तो वो जो दूसरे जिनको कम वोट्स मिले हैं ना, वो सब आपस में गठबंधन करके मेजॉरिटी हासिल कर लेती है। तो ऐसे केस में वो विन हो जाते हैं मिलके, बहुत सारे लोग मिलके विन हो जाते हैं, क्योंकि वो सब लोग एक दूसरे का सहयोग करके एक मेजॉरिटी हासिल कर लेते हैं। इसको हम गठबंधन यानी कोएलिशन कहते हैं। When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, पावर विन करने के लिए जब कुछ पार्टीज मिलकर हाथ मिला लेती है ताकि एक पार्टी को मेजॉरिटी ना मिल जाए और बाकी की सारी पार्टीज छोटे छोटे कम कम वोट लेकर भी विन हो जाती है, तो हम कहते हैं कोएलिशन किया उन पार्टीज ने, और ऐसे पार्टी सिस्टम को हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एन अलायंस और अ फ्रंट। इसको हम फ्रंट भी कहते हैं और अलायंस भी कहते हैं। अलायंस मतलब जो ग्रुप बनाया ना पार्टीज ने जिनके पास कम वोट्स थे, उसको हम कहते हैं एक अलायंस बना लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर वर 3 मेजर अलायंसेस इन 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में इंडिया के 3 मेजर अलायंसेस थे। कौन कौन से थे? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एक एनडीए, एक यूपीए एंड लेफ्ट फ्रंट। The system on one hand leads to political instability but at the same time। अच्छा, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब क्या होता है कि जो कोएलिशन की गवर्नमेंट बनती है ना, उसमें गवर्नमेंट तो बन गई, लोगों ने अलग अलग पार्टीज़ को चुना, और ऐसे में क्या हुआ, कम कम वोट वाली पार्टीज़ भी आपस में जुड़ गई, लेकिन ऐसी पार्टी के अंदर स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। स्टेबिलिटी का मतलब वो पार्टी जो होती है ना, वो एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, वो एक दूसरे को मेजॉरिटी में रहने नहीं देते हैं, ऐसा अक्सर होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कोएलिशन वाले पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पर आते हैं, एफर्ट्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, इनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। इनके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसका हमारी गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमारी गवर्नमेंट ने, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं जिससे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट आए, रिफॉर्म्स आए, या क्या क्या बदलाव अभी तक आ चुके हैं, ये हम पढ़ने वाले इस सेक्शन में। यस, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, एफर्ट्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज आर। कौन कौन से एफर्ट्स हुए? नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। ये जो कोएलिशन होता था ना, तो इसमें क्या करते थे कि एक पार्टी का नेता, अगर पार्टी के अंदर वोट कम थे, है ना, एक पार्टी को जिसको कम वोट मिले थे, वो पार्टी, उसका एक लीडर है, वो लीडर दूसरी पार्टी के साथ मिलकर एक गवर्नमेंट बना लेते हैं, जिनके पास दूसरी वाली पार्टी के पास भी कम वोट है, तीसरी वाली पार्टी के पास भी कम वोट है। तो ये तीनों पार्टीज़ मिलकर जब मिल गई तो इनके पास मेजॉरिटी वाले वोट हो गए, तो इन्होंने एक पार्टी बना ली। इन्होंने क्या किया, अपना एक कोएलिशन ग्रुप बना लिया और ये सब मिलकर आगे विन हो गए। लेकिन ऐसे केस में ना, जब भी कोई डिसीजन लेना होता है और इसमें से कोई एक पर्सन भी अगर डिसएग्री करता है, तो वो कहता है कि आप है ना, लाइक डिसीजन मेरा मानो, नहीं तो मैं
आपकी जो सरकार है, आपकी जो गवर्नमेंट है, इसको गिरा दूंगा। ये सुना होगा आपने ना, गवर्नमेंट गिरा देना, सरकार गिरा दी। तो ऐसा ये लोग कर सकते हैं अगर हमारी जो गवर्नमेंट होती है ना वो कोएलिशन की गवर्नमेंट हो, जिसमें पूरी तरह से ना मेजॉरिटी ना मिली हुई हो। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ये जो एमएलएज होते हैं या एमपीज़ होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी के अंदर चले जाते हैं। तो ये सब रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, ताकि जो पार्टीज़ में ना, आपने सुना होगा दल बदलू नेता, जो नेता होते हैं वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, ऐसा ना कर सके, ऑफन ना कर सके। नाउ इफ एनी इलेक्टेड एमएलए और एमपी चेंजेस हिज पार्टी, अगर वो अपना पार्टी चेंज करता है, वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, he or she will lose his or her seat in the legislative assembly। तो हम कहेंगे कि उसकी सीट भी चली गई, इस असेंबली में उसके पास जो वोट थे, जो असेंबली थी, जो सीट थी, वो चली गई। दिस अमेंडेड लॉ हैज़ हेल्प टू ब्रिंग डाउन द नंबर ऑफ डिफेक्शंस। अब इस वजह से ना बहुत हेल्प मिली, ताकि जो दल बदलते हैं ना नेता, जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी के अंदर बहुत आसानी से चले जाते हैं सरकार गिराने के लिए और गवर्नमेंट को एक डिसीजन नहीं लेने देते, तो उस चीज़ पर काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं रोक लग गई। The Supreme Court has passed an order to reduce the influence of money and criminals। हम जानते हैं कि जहाँ पॉलिटिक्स होती है वहाँ बहुत सारी पावर तो है ही है, इस पावर के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, पैसे के लिए कभी कभी बहुत सारे घोटाले होते हैं, क्राइम्स भी होते हैं। इन सब से हमारी पॉलिटिक्स को दूर रखा जा सके, इससे रिलेटेड कोई ना कोई चेंजेस, कोई ना कोई अमेंडमेंट गवर्नमेंट में रिक्वायरमेंट है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पास्ड एन ऑर्डर, तो एक कानून भी पास किया गया, टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, कि मनी और क्रिमिनल्स का जो एक क्रिमिनल से हम कह सकते हैं पावर, मनी और पावर का जो एक पार्टी के अंदर जो इन्फ्लुएंस था उसको कम किया जा सके। नाउ इट हैज़ बिकम मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट, और हर कैंडिडेट के लिए अब ये मैंडेटरी हो चुका है, हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जो इलेक्शन के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज एसेट्स, कि वो अपना एक एफिडेविट भेजेंगे, सबसे पहले अपनी सारी डिटेल भेजेंगे कि उनके पास कितनी एसेट्स थी, ताकि वो अपनी मनी का कोई गलत इस्तेमाल ना करे। गलत इस्तेमाल इन द सेंस वो गवर्नमेंट से पैसा अपने अकाउंट में तो नहीं डाल रहे हैं, साथ ही साथ उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा। इस तरह की सारी चीज़ें पहले से ही डिमांड कर ली गई, so that ऐसा कोई भी ना कर सके। This has helped in making this information available to the public, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ये पब्लिक की जाती है, ईजी है। और एक और पॉइंट है, द इलेक्शन कमीशन हैज़ पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, इस चीज़ को चेक करने के लिए, इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए कुछ लॉ पास किए गए, सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशंस है इस पर ध्यान रख सके, राइट। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पर चेक रखने के लिए किए गए हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस क्या होते हैं, क्या सिर्फ घोटाले करना ही उनका फंक्शन होता है? सो दैट इज़ नॉट द केस। कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, तो पहली चीज़ है उनका मेन काम होता है इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना। पॉलिटिकल पार्टीज़ कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, तो इलेक्शन से पार्टिसिपेट करती है, विन होती है। पॉलिसीज़, yes, political parties put forward different policies and programs so that the voters can choose from them। अब हर पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी एक थियोरी होती है, अपनी पॉलिसीज़ होती है, जिन पॉलिसीज़ या जिन हम कह सकते हैं जिन आइडियोलॉजी पर वो लोग काम करते हैं। तो अब जो वोटर्स हैं वो चूज़ करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उनके इंटरेस्ट को कौन सी पार्टी सूट करती है, उसी के अकॉर्डिंग वो पार्टीज़ का सिलेक्शन करते हैं। और भी फंक्शंस होते हैं जैसे मेकिंग लॉ। पॉलिटिकल पार्टीज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। और येस, जब भी किसी कंट्री में लॉ बनता है ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेन काम होता है जिस भी जगह से, जिस सिटी से वो बिलोंग करती है, वहाँ की आइडियोलॉजी को, वहाँ की सोसाइटी को लेकर आगे बढ़ना। तो सोसाइटी के लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कभी भी एक रूल मेक करने में या फिर हम कह सकते हैं लॉ बनाने में ना बहुत काम आते हैं। तो जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने व्यूज़ रखती है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का रोल किसी भी लॉ के बनने के समय। और क्या काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का? एक होता है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। यस, पॉलिटिकल पार्टीज़ है तभी गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, ना केवल गवर्नमेंट फॉर्म करती है, गवर्नमेंट रन करती है। द एग्जीक्यूटिव बॉडी इज़ फॉर्म बाय पीपल फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। जो एग्जीक्यूटिव असेंबली, जो एग्जीक्यूटिव होती है, उनको भी जो चूज़ करते हैं वो भी गवर्नमेंट ही चूज़ करती है, रूलिंग पार्टी जो होती है वही चूज़ करती है। प्लेइंग ऑपोजिशन, अगर रूलिंग पार्टी नहीं है तो फिर वो ऑपोजिशन पार्टी है। तो ऐसे केस में ऑपोजिशन पार्टी के सारे रोल, जैसे कि कंट्रोल रखना, चेक रखना कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपना काम ठीक से कर रही है कि नहीं, ये सारे काम करती है एक पॉलिटिकल पार्टी जब वो एक ऑपोजिशन में बैठी होती है। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, यहाँ पर क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी एक सोसाइटी का ग्रुप है, उसमें बहुत सारे उसके फॉलोअर्स हैं, तो ये हम कह सकते हैं पब्लिक ओपिनियन को भी शेप करती है। शेप करना मतलब हम कह सकते हैं पब्लिक ओपिनियन को बनाना। एक पार्टी की आइडियोलॉजी उसके फॉलोअर्स पर डिपेंड करती है। फिर आता है प्रोवाइडिंग एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, यानी कि गवर्नमेंट मशीनरी को जो एक्सेस मिल रहा है ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू ही मिल रहा है। हर कोई पर्सन अपने आप को गवर्नमेंट से अटैच फील तभी करता है जब वो अपनी जिस पार्टी को फॉलो करता है उस पार्टी की आइडियोलॉजी, या हम कह सकते हैं उस पार्टी को एक्सेस कर पाता है। पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जिस भी प्रकार की वेलफेयर स्कीम्स लागू करवा रही है, वो सारी स्कीम्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू ही उसके फॉलोअर्स तक या फिर पॉपुलेशन तक पहुंचती है, लोगों तक पहुंचती है, जनता तक पहुंचती है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो आपको याद रखने हैं एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के।